चलिए, तो ऑसिलेशन इस चैप्टर से हम लोग आगे बढ़ते हैं जा रहे हैं। और प्रीवियस लेक्चर तक हमने स्प्रिंग मास ऑसिलेटर से रिलेटेड थियोरी और न्यूमेरिकल्स को कवर किया। देखा जाए तो हम बहुत धीरे धीरे हर एक बात को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल जीरो से, स्क्रैच से जिसको बोलेंगे, वैसे चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज के हम इस लेक्चर में एक सिंपल से कंसेप्ट पर बात करेंगे, that is simple harmonic motion as projection of uniform circular motion। तो यहाँ दो अलग अलग टाइप ऑफ मोशंस को एक साथ जोड़ करके देखने की हमें कोशिश करना है। एक है सिंपल हार्मोनिक मोशन और दूसरा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इससे पहले कि मैं इस पे आगे बात करना शुरू करूं, मुझे एक बात बताइए या एक कंसेप्ट यहाँ थोड़ा सा आप मुझे आंसर करिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चीज सिमिलर है। व्हाट इज सिमिलर इन देम? हालांकि मोशन तो अलग अलग है। सर्कुलर मोशन मतलब बाकायदा सर्कल के पाथ में घूमना है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब यहाँ पे टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन होगा, ऑसिलेशन होगा। तो इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। द वे द मोशन इज गोइंग टू परफॉर्म, द स्ट्रक्चर ऑफ द मोशन इज कंप्लीटली डिफरेंट। लेकिन फिर भी दोनों में एक कनेक्टिंग कुछ कॉमन है, कुछ सिमिलर बात है, और वो क्या है? पीरियाडिक। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे बेटा। ये दोनों के दोनों जो मोशन है ना, ये पीरियोडिक मोशन होते हैं। ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को फॉलो करते हैं। जैसे अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो एक सर्कल पूरा करने में ये हमेशा फिक्स टाइम लेगा, उसकी कांस्टेंट स्पीड रहेगी। मान लीजिए कि 1 सेकंड में अगर एक इसका सर्कल पूरा होता है तो वो हर बार 1 सेकंड में ही पूरा होगा, तभी तो हम उसे कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है तो वो ऑसिलेट करेगा, और जब जब वो ऑसिलेट करेगा और एक ऑसिलेशन पूरा करेगा तो वो हर बार उतना ही टाइम लेगा, मतलब ये भी पीरियोडिक है। इन दोनों में जो कनेक्टिंग लिंक है ना, वो पीरियोडिक मोशन है। अब इससे पहले कि मैं इसकी थ्योरी या इससे रिलेटेड कुछ आइडियाज को आपके सामने रखूं, आप जरा इन एनिमेशंस को देखें। आपको क्विकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ में आ जाएगा। सी दिस। एक तरफ आप नोटिस कर सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट की रेफरेंस पोजीशंस को बार बार ट्रेस करते हुए हम यहाँ पर इसका जो प्रोजेक्शन है, इसका जो रिफ्लेक्शन है, ऐसे समझिए, इसकी जो इमेज है, या आप ऐसे समझिए कि इसको ट्रेसिंग जो दी जा रही है वो रिजल्ट कर रही है किसमें? सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम में। यहाँ क्या हो यस। रहा है? यूसीएम। और इसके प्रोजेक्शन में क्या हो रहा हम्म। है यहाँ पे? एसएचएम। एसएचएम। ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है जिसमें हम समझ पाते हैं। इनफैक्ट इसको हमने फेज के एक्सप्लेनेशन में भी यूज किया था, है ना। फेज जब यस। आपको मैं समझा रहा था कि पार्टिकल अगर जीरो पर है तो उसका फेज क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है। आपको याद होगा कि a/2 पर जब पार्टिकल जाता है तो उसका करस्पॉन्डिंग फेज 30 डिग्री हो जाता है। a/√2 पर जाता है तो 45 डिग्री हो जाता है। √3 a/2 पर जाता है तो 60 डिग्री होता है। ए पर जाता है तो 90 पर होता है। वहीं वापस से घूम के वापस से अगर वो √3 a/2 पर आता है तो 90 + 30 यानी कि 120 होता है। a/√2 पर आता है वापस घूम के तो 145 हो जा सॉरी 135 हो जाता है। फिर एक बार a/2 पर आएगा तो 150 होगा, और फिर एक बार अगर वो जीरो पर आएगा तो 180 होगा। तो ऐसे करके हम पूरा 360 का एक सिनेरियो समझ रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा। एक और एग्जांपल देख लीजिए इसी तरीके का। यहाँ पर भी इसी रेफरेंस को मैंने बनाने की कोशिश की है। थोड़ा सा रैपिड है एनिमेशन ये, लेकिन इन दोनों में कुछ छोटा सा हल्का सा फर्क है। अब वो फर्क कहाँ है, क्यों है, क्या रेफरेंसेस हैं उसके, हम इन सभी बातों पर धीरे धीरे करके डिस्कशन करेंगे। बट इसमें भी कॉमन बात ये है कि यहाँ परफॉर्म हो रहा है यूसीएम, यूसीएम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इसका प्रोजेक्शन अगर मैं इस तरफ बनाता हूँ एसएचएम। तो ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, मतलब देखते ही हमें एक आइडिया क्लियर हो गया कि एसएचएम को प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम की तरह देखा जा सकता है। यूसीएम की इमेज, उसके रिफ्लेक्शन, उसके प्रोजेक्शन की तरह हम एसएचएम को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक।
अब इसे समझना अगर आप चाहते हो तो मैं ऐसे एकदम क्विक तरीके से अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो जस्ट इमेजिन करिए कि ये जो रेड डॉट है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इमेजिन करिए कि यहां पर आप खड़े हो। जस्ट इमेजिन करें आप, यू आर स्टैंडिंग हियर। इमेजिनेशन आ गया जहन में? यस। यस सर। ठीक है, और आप ना सिर्फ खड़े हो बल्कि आप इस सर्कुलर ट्रैक पे कुछ प्लेटफॉर्म वगैरह बना के आप इस पे मूव कर रहे हो ऐसे ही जैसे ये रेड डॉट चल रहा है। तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर परफॉर्मिंग यूसीएम। यूसीएम। आप क्या कर रहे हो? यूसीएम परफॉर्म कर रहे हो। अब देखिए, ये देखने में भी समझ में आता है कि हर एक पोजीशन के लिए एक पर्टिकुलर एसएचएम वाली लोकेशन आप ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसको आप निग्लेक्ट करें। सिर्फ ऐसे इमेजिन करें कि आप इस रेड डॉट पे खड़े हो। सभी लोग अपने दिमाग में इस इमेजिनेशन को लेके आएंगे कि हम इस रेड डॉट पे खड़े हैं और जिस प्लेटफॉर्म पर हम खड़े हैं उसे बाकायदा अच्छे तरीके से पूरे प्रोटेक्शन के साथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो है वो घुमाया जा रहा है। अब जिस ट्रैक पर आप सर्कल घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में ये घूम रहा है ना, उसको लग के यहाँ पे एक दीवार है, मान लें एक वॉल है या एक स्क्रीन है, इमेजिन कर लें। ठीक है, ये भी इमेजिनेशन क्लियर हो गया। आप ऐसे सर्कल में घूम रहे हो, साइड में एक स्क्रीन लगी हुई है या आप कह सकते हो कि साइड में एक दीवार है। क्लियर हो गई बात ही? यस सर। अब सबने ऐसे सोचना है कि कंप्लीट डार्क है, पूरा अंधेरा है। ठीक है, और एक लाइट का सोर्स यहाँ है हमारे पास जिसमें से लाइट ऐसे आ रही है। ये मैं कह सकता हूं कि इस डायरेक्शन में ऐसे लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है। ठीक है, जरा पिक्चर को अच्छे से इमेजिन करिए। बिल्कुल 5 मिनट में ये आर्टिकल ही खत्म हो जाएगा, मुझे ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं रहेगी आपको। सिर्फ थोड़ा सा मैथमेटिकल इवेल्युएशन कर लेते हैं, खत्म। तो ये लाइट आ रही है यहां से। अब जाहिर बात है लाइट आपकी बॉडी पे टकराएगी और जहां जहां आपकी पोजीशन है बराबर उसके पीछे आपकी बॉडी का शेडो बनेगा। यस। और बाकी पोर्शन इल्यूमिनेटेड रहेगा। अब आप सबने ऐसे सोचना है कि आप खुद तो सर्कल में घूम रहे हो, लेकिन आप सबने ऐसे सोचना है कि आपकी बॉडी का जो शेडो इस स्क्रीन पर बनेगा वो क्या करेगा? एसएचएम। बस बात खत्म। इसी को प्रोजेक्शन कहेंगे, इसी को तो प्रोजेक्शन कहेंगे। अब चूंकि ये एक पीरियोडिक मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसी वजह से यहाँ पे हम इसको एसएचएम कह रहे हैं। अगर ये पीरियोडिक नहीं होता, ये जनरल सर्कुलर मोशन होता जिसमें स्पीड कम ज्यादा हो रही होती, तो ये एसएचएम नहीं कहलाता, ये ऑसिलेशन कहलाता। ठीक है, इनफैक्ट ऑसिलेशन भी हम उसको प्रॉपर्ली नहीं बोल सकते क्योंकि ऑसिलेशन होने के लिए भी हमें कहीं ना कहीं टाइम पीरियड का फॉलो अप करना पड़ता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तभी ये एसएचएम की कैटेगरी में जाएगा। सिर्फ सर्कुलर मोशन होगा तो वो जस्ट एक प्रोजेक्शन की तरह देखा जाएगा, वाइब्रेटरी रेफरेंस हम यहाँ पे लेंगे, लेकिन हम उसको एसएचएम नहीं कहेंगे। आई बात समझ में? यस सर। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे आंसर करना चाहता हूँ वो ये है कि इसमें और इसमें क्या फर्क है, इन दोनों में क्या फर्क है। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी डायग्राम बनाता हूँ। लेट्स इमेजिन कि ये वो पर्टिकुलर सर्कल है जिसका प्रोजेक्शन हम एसएचएम बनाने वाले हैं, लाइक दिस। ये हमारी दीवार है जहां पर हम प्रोजेक्शन लेने वाले हैं। जस्ट इमेजिन करिए कि यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका करस्पॉन्डिंग प्रोजेक्शन इधर बनेगा। ये ब्लू डॉट बना देता हूं मैं। और अगर ये ऑब्जेक्ट बेटा इस तरीके से आगे कंटिन्यू करता है तो ये ब्लू डॉट इधर आगे कंटिन्यू करेगा। करेक्ट है? यस यस। अब जस्ट सोचिए कि ये यहां पहुंचता है तो इसकी पोजीशन इधर आएगी, ये यहां पहुंचता है तो इसकी पोजीशन इधर आएगी, आगे कंटिन्यू करके इधर आता है तो ये घूम के वापस आएगा। ये बिल्कुल ऐसे, ये घूमा और ये घूम के वापस आया। तो इस तरीके से अगर मैं प्रोजेक्शन कर रहा हूं तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात हमें ये समझ आती है कि हमने स्टार्ट किया मीन से। यस। स्टार्ट मीन से किया है। इस प्रोजेक्शन पर जो स्टार्टिंग हो रही है कहां से हो रही है? मीन हो रही है। मतलब इसकी इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहता हूं ना तो ये हो जाएगी y = a sin ओमेगा टी। sin ओमेगा टी। समझिए। अब बेटा अगर इसी सर्कल की प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेता हूं, हालांकि दोनों अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तो आप इमेजिन करें कि इसके प्रोजेक्शन को अगर हम रिट्रेस करते हैं तो मुझे ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा, यहां से स्टार्ट करना। Yes. और जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट जो सर्कल में घूमने वाला है ये आगे बढ़ता है ना, वैसे वैसे इसका प्रोजेक्शन ये पीछे की तरफ, मतलब इधर। आप रेफरेंस के लिए ये एनिमेशन देख सकते हो, देखिए इसको, ये यहां से आगे बढ़ेगा तो ये इधर आता है, ठीक। तो इसमें फर्क क्या समझ में आया कि यहां जो प्रोजेक्शन हो रहा है ना, इसके रेफरेंस में जो एसएचएम बनता है वो एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है। Yes. Yes, मतलब sir. ये कि अगर हम चाहें तो इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए Cos omega t. ये cos ओमेगा टी, ठीक है। तो हमारी मर्जी होती है, हमारा चॉइस होता है कि हम प्रोजेक्शन कैसे करना चाहते हैं, दोनों भी करेक्ट है, ठीक है। अब एक और तीसरी बात बेटा मैं आपको यहां समझाना चाहता हूं, वो ये कि इफ यू हैव अ सर्कल, आई में से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसका प्रोजेक्शन मैं लेना चाहता हूं, और ये मान लेते हैं स्क्रीन है जिस पर मैं प्रोजेक्शन क्लेम कर रहा हूं, ये सेंटर। और अब अगर मैं मीन से ना शुरू करते हुए थोड़ा आगे से शुरू करता हूं, लाइक बेटा इसका करस्पॉन्डिंग लोकेशन आप इस तरीके से बता दोगे, यहां, और ये ऐसे आगे। तो सोच समझ के बोले कि इफ वी से कि यहां पे कोई एक्स्ट्रा फेज हमने ले लिया अल्फा, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? y sin omega t plus alpha. Alpha. A sin omega t plus alpha. साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पे आ जाएगा अल्फा। मतलब हम एसएचएम के प्रोजेक्शन के लिए इपोक का भी रेफरेंस बना सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। उल्टा मेरे ओपिनियन में तो मैं इसे ऐसे देखता हूं कि ये प्रोसीजर अडॉप्ट करके हम एसएचएम को और ज्यादा आसानी से समझ पाते हैं। फौरन हमें फेजेस की पोजीशन समझ में आ जाती है, फौरन हमें ये समझ में आता है कि पार्टिकल पलट रहा है कि नहीं पलट रहा है, फौरन हमें ये समझ में आ जाता है कि पार्टिकल की पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है। तो जो एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हमारे सामने था अब तक, सिंपल हार्मोनिक मोशन को इक्वेशंस में बताना और उसको अंदाजा लगाना कि वो कहां है, वो और ज्यादा सिंपल हो जाएगा अगर हम उसे सर्कल की हेल्प से समझना शुरू करें। तो ये आर्टिकल हमारी अंडरस्टैंडिंग को आसान करता है, करेक्ट है। Yes, sir. अब इसके लिए हम दो सिंपल सी इक्वेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ऑलरेडी बात तो मैं आपको समझा चुका हूं, बट वंस अगेन इफ वी स्टार्ट एक्सप्लेनिंग, मान लेते हैं ये वो सर्कल है जिसका रेफरेंस हमें लेना है। ये भी मान लेते हैं कि सर्कल का जो टोटल रेडियस है वो r है, ठीक है। ये r रेडियस है, मान लें सर्कल का रेडियस r है। और दो अलग अलग पोजीशंस पर अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन करके इक्वेशन लिखना चाहता हूं, दो अलग अलग रेफरेंसेस बनाते हुए, और किसी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पर मैं पार्टिकल को यहां पाता हूं और वो ऐसे जा रहा है लाइक दिस, तो ऑफ कोर्स मैं चाहूं तो इस रेडियस को यहां भी बता सकता हूं, ये भी तो रेडियस ही है, ठीक। Yes, sir. तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स अगर ड्रॉ कर लें, अगर हम ये कहते हैं कि ये पोजीशन ओमेगा टी है, पार्टिकल की पोजीशन के हिसाब से अगर इसके वेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, इधर और इधर, तो ये वाला जो वेक्टर बनता है ये क्या बनेगा x, थोड़ी देर के लिए मान लें, और ये वाला जो वेक्टर बनता है ये क्या बनेगा y। करस्पॉन्डिंग पोजीशंस आप पार्टिकल की ऐसे बता सकते हो, ये यहां से इधर आगे बढ़ रहा है और इसके हिसाब से यहां से इधर आगे बढ़ रहा है, ये मीन पोजीशन है और ये भी इसकी मीन पोजीशन है। बिल्कुल क्विकली आप मुझे बताइए कि इस रेफरेंस में मैं इसका एम्पलीट्यूड क्या लिखूं, सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या लिखूं। ये देखिए यहां से किसके बराबर, ये y के बराबर, ठीक है। तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट मैं ऐसे लिख पाऊंगा, y इज इक्वल टू r Sin omega t plus. Omega t. शाबाश, क्योंकि ये है ना y, ये y है ना बेटा, देखो ये y है, तो इसके बराबर की साइड तो यही है ना। Yes, sir. अब इस ट्रायंगल में रेफर करोगे तो आप सिंपल ट्रायंगल की ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हो यहाँ पे,
साइन का रेशियो ले रहे हो आप, तो ये अपोजिट साइड हो गई। अपोजिट साइड हाइपोटेनियस के हिसाब से r sin ओमेगा t आएगी। Yes, sir. अब इस हिसाब से देखो तो ये x है, ये x यहाँ नीचे इधर डिस्प्लेसमेंट अगर मैं लिखना चाहता हूं तो सोच समझ कर बताना कि यहाँ पे ये x में कैसे लिखूंगा। R cos omega t. Cos omega t. अब एक चीज का आंसर मुझे करना है, ये r क्या है? एम्पलीट्यूड। वेरी गुड, शाबाश, मैं ये सुनना चाह रहा था। अगर आप सर्कल के रेफरेंस में बोलेंगे तो वो रेडियस है, लेकिन वही r जब आप SHM के रेफरेंस में बोलेंगे, ये देखिए यहां से यहां तक का ये पूरा गैप, आप जब उसको SHM के रेफरेंस में बोलेंगे तो वो एम्पलीट्यूड बन जाएगा। बस, ठीक है, आया समझ यस में? सर। अब पार्टिकल अगर कुछ पहले से ही इपोक ले रहा है, ऑलरेडी कुछ उसका अल्फा वैल्यू है, तो इसमें एडिशनल क्या आ जाएगा? प्लस अल्फा। प्लस अल्फा आ जाएगा, और क्या क्या डरने की जरूरत है? और इसमें क्या एडिशनल आ जाएगा? Plus alpha. प्लस अल्फा आ जाएगा। इफ वी से दैट ऑलरेडी द पार्टिकल हैज टेकन इनिशियली द पार्टिकल हैज टेकन सम इनिशियल फेज एंगल, इपोक अगर पार्टिकल ने पहले से लिया है। अब इस इक्वेशन को रीयूज करके मैं चाहूं तो इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी बना सकता हूं। y के रेफरेंस में बताता हूं, dy बाई डी टी। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा ओमेगा, या ऐसे कर लें आप, r R omega ओमेगा cos omega cos t. ओमेगा टी। और इसी के रेफरेंस में अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि एक्सेलरेशन बनाएं तो dv बाई डी टी, बेटा इसका आंसर आ जाएगा माइनस में r R ओमेगा Square स्क्वायर sin omega t. साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे अगर इस रेफरेंस में बनाते हो तो अलग आंसर्स आएंगे। ये कॉस का डिफरेंशिएशन पहले माइनस साइन करना पड़ेगा और फिर बाद में उस माइनस साइन का डिफरेंशिएशन फिर एक बार माइनस कॉस हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आप चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आर्टिकल क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं ना, इतना ही समझना है। अब इसमें मैं आपके सामने, अच्छा मॉड्यूल में पेज नंबर 29 पर इसके डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं, तो आप उन्हें अच्छे से पढ़ लें। एक और छोटी सी बात मैं चाहूं तो यहां पर ऐड कर सकता हूं कि ओमेगा जो फैक्टर होता है ना, इसको याद रखिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ओमेगा, ये कभी कभी कहते हैं एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा थीटा डिवाइडेड बाय टाइम, एंगल टर्न्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, हम इसे रोटेशनल डायनेमिक्स इस चैप्टर में पढ़ेंगे बाकायदा। वहां पर यूसीएम का बहुत बहुत ज्यादा एनालिसिस होगा, वहां भी महीना भर पढ़ना पड़ेगा हमको, तो वो रेगुलर क्लासेस में मैं लूंगा इंशाल्लाह। तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, याद रखिए, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बिल्कुल वैसे ही लिखना है आपने जैसे वी लिखते हैं ना हम लोग, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, एक्स बाई टी डिस्प्लेसमेंट। वैसे ये एंगुलर वेलोसिटी होती है ना, तो उसमें बोलेंगे एंगल कितना टर्न करा टाइम के साथ। अगर ज्यादा ज्यादा एंगल टाइम के साथ टर्न करता है तो स्पीड ज्यादा है। अब जैसे देखिए, थोड़ा सा सोचिए, इसकी एंगुलर वेलोसिटी और इसकी एंगुलर वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? Second ये one. सेकंड वाले की। एंगुलर स्पीड ज्यादा किसकी नजर आ रही है? जो तेजी से चल रहा है। Yes, घूम रहा. हाँ, ये ज्यादा एंगल कवर कर रहा है कम टाइम में, तो इसका ओमेगा हम ज्यादा बोलेंगे और इसका हम कंपैरेटिवली ओमेगा कम कम. बोलेंगे। तो हमको यहाँ पे एक फॉर्मूला काम में आएगा बार बार, तो आपको इसे याद रखना है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, या इन मेनी केसेस जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम ऐसे भी लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू। ओके, अब ये सब चीजें आपको और गहराई से समझ में आए, इसलिए मैं आपके सामने दो प्रॉब्लम रखने वाला हूं। आज की क्लास में हम सिर्फ दो प्रॉब्लम करेंगे और बहुत तगड़े प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। पूरे होश और आवाज में सुनना, बहुत अच्छे प्रॉब्लम करेंगे, पूरे होश और आवाज में सुनना। ये जेई में आ चुके हैं, मेरा ख्याल है जेई एडवांस में पूछा था इसको, नॉट द सेम क्वेश्चन बट इस टाइप के क्वेश्चंस। इन अ टू पार्टिकल सिस्टम परफॉर्मिंग एसएचएम of same amplitude A and time period 24 second, find the time of crossing and time of maximum separation। तो ये दो डायग्राम आपको दी गई हैं, एक एक करके बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे।
ये 2 डायगोनल। ये पहली अरेंजमेंट है, ये दूसरी अरेंजमेंट है। पहली अरेंजमेंट पर पहले बात करते हैं। इसमें पार्टिकल a/2 पर है, इधर जा रहा है। ये दूसरा वाला पार्टिकल a/√2 पर है और इधर जा रहा है। लेट मी लेबल द पार्टिकल्स एज पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2 फॉर सिंप्लिसिटी। अब हमसे यहां बेटा 2 चीजें पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि ये कब क्रॉस करेंगे। अब जारी बात है, एक ही पाथ पर मूव कर रहे हैं तो ऐसा कभी ना कभी आएगा कि वो आपस में एक दूसरे के सामने से आजू बाजू से गुजर जाए। और दूसरा ये पूछा है कि वो टाइम कब आएगा जब ये सबसे ज्यादा आपस में दूर होंगे। मैक्सिमम सेपरेशन कितना होगा इसका, ज्यादा से ज्यादा सेपरेशन जब भी होगा ना इनका, तो वो कब होगा, और जब ये क्रॉस करेंगे तब कब करेंगे। बिलीव मी, अगर हम इसे मैथमेटिकल इवैल्यूएशन से सॉल्व करें तो इट विल बी वेरी टफ। मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते बैठेंगे तो बहुत टफ होगा। अगर हम इसे प्रोजेक्शन से करेंगे तो बहुत आसान। अगले 10 मिनट में मैं एक एक करके ये दोनों चीजें 10-10 मिनट में भी ऐसे समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगा। कोई डाउट बाकी मत रखना, इन चीजों को अच्छे से समझना, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हेल्प कर सकता है। कैसे सॉल्व करें इसे? तो बेटा इसकी कुछ स्किल्स हैं, इसके कुछ रूल्स हैं, उन्हें हम समझते हैं। सबसे पहले आप एक सीधा सीधा प्रोजेक्शन बना लें, मतलब एक सर्कल बना लें आप। सबसे पहले इजीएस्ट पॉसिबल कैलकुलेशन करने के लिए मैं प्रोजेक्शन इस तरफ लेता हूं, ऐसे y के हिसाब से, क्योंकि यहां मीन से शुरू होता है ना, तो जल्दी समझ में आएगा। अब देखिए पहला पार्टिकल अपना कहां है, a/2 a/2 पर है और ऊपर जा रहा है। तो याद रखिए ये है a/2 पर और ऊपर जा रहा है। दूसरा पार्टिकल कहां है, a/√2 पर है और ये भी मीन की तरफ जा रहा है। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा, a/√2 है और मीन की तरफ जा रहा है। इससे पहले कि मैं यहां आगे बढ़ूं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि a/2 का मतलब कितना एंगल होता है। 30 डिग्री। शाबाश, ये चीज आपको फेज वाले लेक्चर में मिल जाएगी। a/√2 मतलब कितना एंगल होता है? 45 डिग्री। गलत जवाब है। 60। नहीं, ये भी गलत है। 60 तो बहुत ज्यादा गलत हो गया। मतलब 45 भी ठीक है, 60 तो ऐसा हो गया जैसे तुमने चाइना जापान जाना था, चाइना बोल दिया। -45। ये भी गलत है। देखो इसमें हमें यह सोचना है कि पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसा है। तो मुझे आप बताएं, यहां से अगर मैं शुरू करता हूं, 135। यहां जाता हूं, एक सेकंड गड़बड़ नहीं करें, यहां पहुंचता हूं तो कितना हुआ, 90 डिग्री। वापस आया, कितना हुआ, 90 + 30। 90 + 90, 30 कहां से, हाँ 90। 180 हुआ। इधर गया 270। 270। अब यहां से यहां 45 है। a/√2 मतलब 45 होता है, 45 होता है और एक्सट्रीम से भी 45 होता है, याद है ना। तो देखो 90, 180, 270, 270 + 45 कितना हुआ, 315। Yes, तो इसका एंगल क्या है, क्या एंगल है इसका, 315। 315। अब इसे आपको अच्छे तरीके से ट्रेस करने आना चाहिए, ये सही तरीके से आप इसको ट्रेस करें। तो ये मैंने इंटेंशनली यहाँ पे क्वाड्रेंट बनाए ताकि आप इसको ट्रेस कर पाओ। अब पहली पोजीशन बताना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो पहली पोजीशन अपनी ये पार्टिकल 1 हो गया जो आगे इधर जाने वाला है। और इसके लिए अगर बेटा मैं एंगल यहां निकालता हूं तो हम सब देख पाते हैं ये एंगल कितना है, 30। सही है। यस सर। अब ये जो दूसरा पार्टिकल है इसकी पोजीशन तो इधर आ रही है, ये ऐसे, ठीक है ना। यस सर। चलने वाला तो इधर है, ठीक है ना। देखो ये आगे जाएगा तो इसके हिसाब से ये भी आगे जाएगा, बराबर। यस। लेकिन यहां से घूम के ये टोटल एंगल कितना हुआ इसका, 315। 315। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि ये कितना एंगल होगा,
45. 5. बस 45। अब ये बात बेटा मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था कि भाई मीन से 45 ले लो ना, यहाँ ए बाय रूट 2 का मतलब है। Yes. लेकिन मैं आपको पूरी मालूमात देना चाह रहा था कि ये कैसे आया। अब ये दोनों पार्टिकल एक ही टाइम पीरियड फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना? दोनों का टाइम पीरियड देखो एक ही है ना। Yes, sir. ऑफ देम आर फॉलोइंग द सेम टाइम पीरियड। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, ध्यान से करना। चूंकि दोनों पार्टिकल एक ही टाइम पीरियड फॉलो कर रहे हैं, तो पहला रूल हमें याद रखना है कि इन दोनों पार्टिकल के बीच में जो भी एंगल बनेगा वो कभी चेंज नहीं होगा। अब इन दोनों में कितना एंगल बना? सर्कल पे दोनों की पोजीशन के बीच में कितना एंगल बना? 30 और 45. 30 और 45 मिला के कितना हुआ? 75. 75. मतलब इन दोनों पार्टिकल के बीच में हमेशा एंगल रहेगा 75 डिग्री एंड इट विल बी ए कांस्टेंट एंगल। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसा? हाँ ऐसे ही। कैसे, जरा सोचो। तो ये पार्टिकल जब आगे बढ़ेगा तो ये भी आगे बढ़ेगा। ये ऐसे वी बना, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये ऐसे 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 दिखा। इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना वो कभी नहीं बदलेगा। Yes. तो पहला रूल आपने ये याद रखना है कि इन दोनों के बीच का एंगल कभी भी चेंज नहीं होगा। आर थिंग्स क्लियर? Yes, sir. अब इसके बाद हमें दो चीजें निकालनी है। पहले हमें निकालना है टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या होगा, और बाद में हमें निकालना है मैक्सिमम सेपरेशन क्या होगा। आइदर वे, ठीक है? तो इसे कैसे फाइंड आउट करें? तो इसके लिए और दो रूल याद रखें। रूल नंबर 2, इन दोनों पार्टिकल को ना हम एक लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए, ये लाइन ऐसे बनती है, ऐसी हल्की सी तिरछी आ रही है लाइन। क्यों तिरछी आई सोचा आपने? क्योंकि एक 30 पर है और एक 45 पर है। 45 पर है, हाँ। तो रूल नंबर 2 ये है, व्हेन द लाइन joining the two particles becomes parallel to the SHM line। जब इन दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली लाइन SHM की लाइन के साथ पैरेलल हो जाएगी। अभी पैरेलल नहीं है, थोड़ी सी तिरछी है, क्योंकि एक 45 पर है और एक 30 पर है। यस सर। ठीक है ना? तो जब ये लाइन पैरेलल होगी, अब आप बोलेंगे सर पैरेलल क्यों होगी? पैरेलल होगी ना, क्योंकि ये भी आगे जाएगा, ये भी आगे जाएगा। तो एक इंस्टेंट ऐसा भी हो जाएगा ना जब ये बिल्कुल ऐसे सीधी होगी और वो सीधी होकर के SHM की लाइन के साथ फेस टू फेस मैच करेगी, पैरेलल होगी। यस। बात सबको समझ आ रही है? यस सर। So when the line joining the two particle becomes parallel to the line of SHM, I must write here, line of SHM, then what? Then मैक्सिमम सेपरेशन अब मैक्सिमम सेपरेशन आएगा। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। अब अगर इसी तरीके से पार्टिकल ये चलते रहे तो इस लाइन के बारे में जस्ट इमेजिन करो। ये दोनों पार्टिकल आगे जा रहे हैं और देखो ये यहाँ पे ये जो ब्लैक पेन है, ये लाइन है, मान लो ऐसी थी, पहले ऐसी थी, ऐसे घूमते 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 सीधी हो गई, फिर ऐसे होते 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 तो ऐसे भी तो होगी। SHM की लाइन के साथ ये कैसी हो जाएगी? परपेंडिकुलर। तो अगला रूल कहता है when the line joining the two particles becomes perpendicular to the SHM line। ठीक है, यहां ऑफ क्या जबरदस्ती लिख दिया क्या मैंने? SHM लाइन। तब क्या होगा जानते हो? क्रॉसिंग। तब होगा क्रॉसिंग।
अब ये बगैर स्किल के तो आप सीखने से रहे, लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा, इसके लिए ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको रूल बता दिए। तो इस तरीके के प्रॉब्लम में ऐसे 3 रूल होंगे। एक ये कि दोनों पार्टिकल के बीच का कलेक्टिव एंगल कभी भी चेंज नहीं होगा। दूसरा ये कि जब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ऑफ एसएचएम के साथ पैरेलल हो जाएगी तो वी मे गेट द मैक्सिमम सेपरेशन, और यही लाइन जब परपेंडिकुलर हो जाएगी तो वी मे गेट द क्रॉसिंग ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, यस सर। अब आइए देखते हैं कि ऐसा कब हो सकता है। टाइम के कैलकुलेशन पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो ये हमारी प्रोजेक्शन का सर्कल, मतलब इस सर्कल के रेफरेंस में हम सारे प्रोजेक्शन बनाने वाले हैं। ये लेट्स से कि इसके क्वाड्रेंट्स हैं, ये इस तरीके से इसके क्वाड्रेंट्स आ गए, और पार्टिकल 1 थोड़ा सा आगे बढ़ गया और पार्टिकल 2 भी थोड़ा सा आगे बढ़ गया, कुछ इस तरीके से आगे बढ़े कि ये लाइन बिल्कुल जो है वो सीधी हो गई। ये आ गई 2 डैश पोजीशन और ये आ गई 1 डैश पोजीशन। ठीक है, ये बराबर एसएचएम की लाइन में बिल्कुल सीधी हो गई। आया समझ में? अब बहुत गौर करने वाली बात है, बड़ी मजेदार बात आ रही है। तो पार्टिकल 1 और सेंटर के बीच में अब ये एंगल, और पार्टिकल 2 और सेंटर के बीच में अब ये एंगल, दोनों सेम होते हैं। ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में टोटल एंगल कितना था? 75. 75। अब ये लाइन अगर सीधी है तो जाहिर बात है ये बाइसेक्टर हो जाएगा, बराबर काटेगा ना एंगल को। यस सर। अगर ये लाइन सीधी है तो पहले सीधी नहीं थी तो कम ज्यादा काट रहा था, अब सीधी हो गई तो बराबर काटेगा। यस। अगर ये लाइन को बराबर काटता है तो डेफिनेटली यहाँ का एंगल होना 45. चाहिए 37। 37.5. अब आप बोलेंगे सर 37.5 कैसे? सोचिए, इन दोनों के बीच में पहले एंगल कितना था? 70. क्या बाद में भी 75 रहने वाला है? हाँ, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा। अगर बाद में भी ये टोटल एंगल 75 है और ये बराबर एंगल बाइसेक्टर है तो आधा आधा। Yes. हाँ। समझा नहीं समझा? यस सर। अरे हाँ या ना? Yes. यस सर। अब बताओ कि ऐसा होने में कितना एंगल मूव हुआ। तो पहले पार्टिकल 1 कहां था? 30. 30 डिग्री पे। अब कहां है? 37.5. तो कितना एंगल मूव कर गया? 0.5. 7.5 डिग्री ये मूव कर गया। दैट्स इट, काम खत्म। अब टाइम निकालना है। सोचिए, मैंने अभी अभी आपको थीटा के लिए एक फॉर्मूला बताया था, ये रहा थीटा का फॉर्मूला, ओमेगा टी। ओमेगा टी। तो मैं थीटा हटा करके यहां चुपचाप से मेंशन कर रहा हूं ओमेगा टी। 7.5 डिग्री में काम नहीं हो सकता, इसलिए यहां मैंने मेंशन किया पाई बाई 180। ओमेगा हटा करके मैं मेंशन करूंगा 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टाइम पीरियड मल्टीप्लाइड बाय वो टाइम जिसमें क्रॉसिंग होने वाली है या मैक्सिमम सेपरेशन होने वाला है, 7.5 इंटू पाई बाई 180। मैंने नोटिस किया यहां से कि ये पाई फैक्टर कट जाएगा। कैपिटल टी की वैल्यू अगर मैं पुटअप करने रखता हूं तो ये कैलकुलेशन मुझे कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है कि ये हो गया 2, ये हो गया 24 इंटू ये टी इज इक्वल टू ये 7.5 डिवाइडेड बाय 180। टी इज इक्वल टू 224 कट गया 12, 7.5 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 180। 7.5 इंटू 12 मेरे हिसाब से होता है 90, 180 सॉल्यूशन के बाद आंसर आया 0.5। बस, कोई मैथमेटिकल इवैल्यूएशन नहीं है, प्रोजेक्शन को ढंग से समझना है और ये समझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आएगा। ये किताब में बुक में पढ़ के नहीं कर पाओगे आप, कहीं ना कहीं इसमें सपोर्ट की जरूरत है। क्लियर हुई बात? ये पहला मामला। यस सर। और इन सब चीजों को आप नोट कर लेंगे कहां क्या किया जा रहा है, बाद में भूल जाएंगे आप, फिर वो रिकलेक्ट नहीं होगा कि ऐसे क्यों लिया, ये एंगल इधर क्यों आया, वो एंगल उधर क्यों आया, क्यों इसको सेपरेशन बोला और क्यों इसको क्रॉसिंग बोला। तो ये मामला क्लियर हो गया किसका? टाइम पीरियड। किसका टाइम पीरियड?
किस चीज का मामला निकाला? सेपरेशन। सेपरेशन का। फॉर मैक्सिमम सेपरेशन। तो मैक्सिमम सेपरेशन होने के लिए 0.5 सेकंड हो गया। 0.5 सेकंड होते ही दोनों के दोनों मैक्सिमम सेपरेट हो गए। अब हमें निकालना है क्रॉसिंग का टाइम। तो फिर एक बार मैं आपके सामने ये प्रोजेक्शन वाला सर्कल बना देता हूं जिसकी रेफरेंस हमें लेनी है। ये क्वाड्रेंट्स हो गए। ध्यान से करना काम। लेट्स से कि ये हमारा एसएचएम की लाइन भी है, और अब मैं ये कहूंगा कि ये पार्टिकल यहां और यहां आ गए। ये हमारा 1 डैश और ये 2 डैश, जस्ट फॉर रेफरेंस। अब देखिए कि अगर इनको ज्वाइन करने वाली लाइन को मैं रेफर करता हूं एसएचएम की लाइन में, तो वो एक ही जगह बता रहे हैं ना। यस। इसका मतलब दोनों एसएचएम की लाइन में एक ही जगह पर आए, यस तो क्रॉस कर रहे होंगे। यस। हाँ बराबर। उधर 24 कैसा आया? अच्छा सवाल है। 24 कैसा आया? तो ऐसा आया, टाइम पीरियड 24 सेकंड बोला है क्वेश्चन में। आया समझ में? समझना क्या है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। चलिए यहां आगे बढ़ू मैं। तो क्रॉसिंग का मतलब समझ में आया कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि जब ये परपेंडिकुलर होंगे तो क्रॉस करेंगे। क्यों कह रहा हूं समझ में आया? यस सर। क्योंकि जब ये लाइन एसएचएम की लाइन के साथ परपेंडिकुलर पोजीशन में आ जाती है तो दोनों पार्टिकल का प्रोजेक्शन एक ही जगह बनता है। एक ही जगह दोनों पार्टिकल का प्रोजेक्शन बनने का मतलब दोनों एक ही जगह पर होंगे। एक ही जगह पर होंगे मतलब वहां से क्रॉस हो रहे होंगे। अच्छा, अब इसे बना लें। ये पोजीशन देख लें आप, और ये वाली पोजीशन देख लें। ठीक है, इतना तो मैं फॉर श्योर कह सकता हूं कि इन दोनों के बीच का एंगल अभी भी 75। 37. ये नहीं बदलेगा। 37 कहां से ला रहे हो? 75 दोनों के बीच का। हाँ हाँ। और हाफ हाफ करोगे तो 37.5 बिल्कुल सही है। हाफ हाफ करोगे तो ठीक है। आया ना? यस। यस सर। अब देखो, जो पहला वाला पार्टिकल था ना अपना, उसकी लोकेशन के हिसाब से चेक करो। तुम चाहो तो पहले से काम करो, तुम चाहो तो दूसरे से काम करो, मुझे कोई शिकायत नहीं है। सर दूसरे से क्यों नहीं कर रहे आप? जो तुमको आसान लगता है तुम उससे करो। अब पहले वाले पार्टिकल की लोकेशन यहाँ 30 डिग्री पे थी, तो ये मैं जस्ट फॉर रेफरेंस यहां बना देता हूं, ग्रीन से बनाता हूं। ये पहला वाला मेरा पार्टिकल इधर था, और ये एंगल कितना था? 30। 30. ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो और बताओ कि यहां से यहां कितना होना चाहिए? 60. वेरी गुड, शाबाश। 60 के बाद ये बचा हुआ कितना होना चाहिए? 30। ये बचा हुआ इतना ही, सिर्फ इतना। 45. टोटल कितना है ये पिंक पिंक में? 75 है। 15 तो उसका आधा है ना। अरे भाई, ये लाइन जब सीधी हो जाएगी तो ये बाइसेक्टर बनेगा। यस सर। तो ये कितना है? 37.5। 37.5। तो लेट मी राइट दैट एंगल्स। यहां से यहां तक की जो वैल्यू है ये है 60, और ये जो बची हुई यहां से यहां तक की वैल्यू का क्लेम हम लोग कर रहे हैं, ये वाला, ये है 37.5। तो पार्टिकल 1 ने पूरा डिस्प्लेसमेंट जो लिया वो कितना लिया? 60 + 37। 30 plus वेरी 37. गुड, वेरी गुड, शाबाश। पार्टिकल 1 का टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां हो गया 60 + 37.5, which gives me an answer of 97.5। 97.5. तो 97.5 पार्टिकल 1 क्रॉस करेगा तो पार्टिकल 2 भी 97.5 ही करता है। अगर तुम चाहो इत्मीनान से घर में बैठे हो, टाइम है तुम्हारे पास, तो तुम चेक कर लो। पार्टिकल 2 की लोकेशन यहां थी, यहां से घुमा के यहां तक लेके आओ, बराबर टोटल वैल्यू 97.5 ही होगी इसकी। यू कैन डू इट। ठीक है, यस सर। चलिए अब आगे काम बढ़ाते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ अपना? 97.5 इन 2, चूंकि हमको रेडियन में कैलकुलेशन करना है, एसआई यूनिट में आंसर निकालना है, तो 180।
ये थीटा मैं हटा दूंगा, इसकी जगह लिखूंगा ओमेगा टी इज इक्वल टू, ये बेटा रहने दो जैसे वैसे, 97.5 इंटू पाई डिवाइडेड बाई ये फैक्टर हो गया 180। हम जानते हैं ये हो गया 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू ये स्मॉल टी इंटू 97.5 पाई डिवाइडेड बाय 180। वी में फाइंड दैट के पाई फैक्टर यहां से और यहां से कट गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर हम एक्सटेंड करके लिखें तो हम लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 24। कहां से आया 24? आया समझ में? 97.5 डिवाइडेड बाय 180, ये कटने के बाद 12, तो 97.5 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 180। आप इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ कि कितना टाइम आएगा। 6.5। वेरी गुड, तो आंसर आया 6.5 सेकेंड। तो 6.5 सेकेंड में क्या होगा? क्रॉसिंग। क्रॉस एक दूसरे को। फॉर मैक्सिमम, सॉरी फॉर क्रॉसिंग। अब ये क्वेश्चन ऐसे घर में बैठोगे तो नहीं समझ आएगा, मतलब हल्के से लोगे तुम, हाँ याद कर लेंगे हम, नहीं आएगा समझ। क्लियर? कोई डाउट? यस। सर वो 37.5 कैसे आया, और एक बार रिपीट। रूल नंबर 1, दोनों पार्टिकल के बीच का एंगल हमेशा फिक्स होगा। तो ये दोनों पार्टिकल के बीच का टोटल एंगल कितना है? 75। अगर ये लाइन परपेंडिकुलर हो रही है इस वर्टिकल लाइन को, तो इसका मतलब ये लाइन पूरी हॉरिजॉन्टल है। पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन को ये बाइसेक्ट कर रहा है, आधा आधा काट रहा है। तो 75 का आधा इधर आधा उधर, हाँ यस तो सर। 37.5, बिल्कुल वैसे जैसे यहाँ आया था। ठीक, और कुछ डाउट नहीं है तो मुझे आगे इसको कंटिन्यू करना है। नो सर। ठीक, अच्छा अब इसमें ये बात थोड़ा मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पहले क्या होगा, पहले मैक्सिमम सेपरेशन पे जाएंगे कि पहले क्रॉस करेंगे? क्रॉसिंग ओवर। गलत जवाब, मैक्सिमम सेपरेशन। क्योंकि मैक्सिमम सेपरेशन पर जाने के लिए टाइम रिक्वायरमेंट है 0.5 सेकंड, और क्रॉसिंग ओवर होने के लिए टाइम रिक्वायरमेंट है 6.5 सेकंड। तो पहले मैक्सिमम सेपरेशन होगा और उसके 6 सेकंड के बाद क्रॉसिंग। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जो जो मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आया होगा। तो बी केस में आप उसको ठीक से अप्लाई करेंगे। ठीक है, यस सर। आइए बी केस देखते हैं। तो पहले तो पोजीशनिंग कर लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं, उसके बाद आगे का काम। तो ये पोजीशनिंग हो गई, ये प्रोजेक्शन वाला सर्कल आ गया अपना, इसके रेफरेंस में ये मीन पोजीशन आ गई। जहां तक मुझे याद है दो पार्टिकल हैं, एक a/2 पर है और एक a/√2। a/√2 पर है एज आई रिमेम्बर, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मतलब ये वाला पार्टिकल जो है ना ऐसे जा रहा है, तो ये वाला पार्टिकल ऐसे नीचे आ रहा है। इसे कॉल कर लेते हैं पोजीशन 1 और इसे कॉल कर लेते हैं पोजीशन 2। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो a/2 पर पार्टिकल है और ये वाला जो पार्टिकल जो है a/√2 पर है, तो a/2 वाले का फेस तो 30 डिग्री होगा, लेकिन a/√2 वाले का फेस क्या होगा? 60। समझे जरा बात को। क्यों 135 लिखा मैंने? वापस आ रहा है वो, यहां से यहां गया कितना होगा? 90 में फिर 45 जोड़ो ना, वापस आ रहा है ना वो। यस। फेज का लेक्चर मैं समझता हूं आप जाके रिवीजन करें, अच्छे से बताया, हर एक चीज आपको अच्छे से बताइए। अगर आप उसको कलेक्शन में अपने दिमाग में रखते हो तो कुछ फायदा बनेगा, नहीं तो क्या है, हर एक लेक्चर तुमने सुना और फिर छोड़ा तो उसमें कोई मतलब नहीं है। आप क्वाड्रेंट के हिसाब से सोचो, ये क्वाड्रेंट ऐसे मैं अगर बना दूं तो उसके हिसाब से सोचो। तो पहले पार्टिकल को तो मैं यहां दिखा रहा हूं, ये इधर इधर दिखा रहा हूं, ये इधर जा रहा है, ये सेंटर है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल मुझे निकालना है यहाँ पे 30 डिग्री। दूसरे वाले को तो 135 मतलब 90 क्रॉस करने के बाद दिखाना पड़ेगा ना,
Yes. Yes, sir. हो सकता है सेकंड वाले पार्टिकल को मैं इधर रेफर कर लूं, ये इधर, और ये पार्टिकल चल रहा है ऐसे, एरो भी देखो मैं सही दे रहा हूं क्या नहीं, सही दिया ना, क्योंकि ये पार्टिकल जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे यहाँ ये नीचे उतरेगा। Yes, sir. अब मुझे बताओ कि इसका एंगल कितना है। 135. 135. हाँ, ये वाली लाइन से ये घुमा घुमा के 135, ठीक है ना। अगर ये 135 है तो पीछे से इधर नीचे से 45 होगा। Yes, sir. अब मेरा इंटरेस्ट तो ये जानने में होता है कि भाई इन दोनों के बीच में कितना एंगल है। 105. तो हमें ऐसे सोचना है ना, ये टोटल तो 180 होगा, 180 में से इधर का 30 कम करो और इधर का 45 कम करो, 30 और 45 75 कम करो, 180 में से 75 कम करोगे तो टोटल एंगल कितना मिल गया इधर। 105. मतलब एक बात हमें फंडामेंटली याद रखनी पड़ेगी कि पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 के बीच में हमेशा एक एंगल बना रहेगा, और वो कितना होगा, 105. 105। और इनको ज्वाइन करने वाली लाइन अभी देखो तिरछी है ऐसी, आ रहा है ना समझ में, Yes, sir. तिरछी लाइन होगी। अब एक एक करके बात को आगे बढ़ाते हैं कि भाई क्रॉस कब करेगा और क्या कहते हैं उसे, सेपरेशन में कब जाएगा, मैक्सिमम सेपरेशन में कब जाएगा। तो पहला मामला मैं आपके सामने रखता हूं, ये रेफरेंस सर्कल बना दिया, ये करस्पॉन्डिंग प्रोजेक्शन लाइन बना दी, रेफरेंस के तौर पे ये क्वाड्रेंट्स बना दिए। अब थोड़ा सा पार्टिकल 1 भी आगे बढ़ चुका होगा और पार्टिकल 2 भी थोड़ा सा आगे बढ़ चुका होगा, तो लेट से के ये इधर आ गया और लेट से के ये इधर आ गया, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ गए दोनों। हो सकता है इस नई पोजीशन को मैं 1' कॉल कर दूं और इस सेकंड पोजीशन को 2' कॉल कर दूं, कुछ इस तरीके से कि इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ऐसी सीधी होगी और इसका प्रोजेक्शन एक ही जगह पर आएगा। मतलब ये कि ये क्या कर रहे होंगे, क्रॉस कर रहे होंगे। Cross. अब ये बताना कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। 105. 5. तो 105 का आधा कितना, 52.5. तो ये एंगल हो गया बेटा 52.5, करेक्ट है। Yes. अब यहां से सोचो या यहां से सोचो, तुम्हारी मर्जी है। पार्टिकल 1 से सोचते हैं, जरा ज्यादा आसान है। अगर ये 52.5 है तो सोच समझ के ध्यान से केयरफुली मुझे ये बताइए आप कि ये बचा हुआ एंगल कितना है। 30. बेटा ये टोटल तो 90 होना है 37.5. है ना, ये टोटल ना, बिल्कुल सही बोल रहे हो, शाबाश। ये टोटल तो 90 होना है। 90 में से इधर अंदर का 52.5 तो चला गया, क्यों गया मैं बता चुका हूं आपको, दोनों के बीच में 105 है तो वो हमेशा 105 है। ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई तो ये बाइसेक्टर होगा, आधा आधा बनेगा। तो अगर ये लाइन 90 है तो 90 में का 52.5 अगर जा चुका है तो बचा कितना, 37.5. 37.5 डिग्री। तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब ये बनता है कि पार्टिकल 1 ने एंगल कवर किया 7.5 डिग्री, क्योंकि पार्टिकल 1 पहले कितने एंगल पर था, 30, और अब कितने एंगल पर आ रहा है, 37.5। मतलब उसने 7.5 का एंगल टर्न ओवर किया है। इसे हम लिखेंगे ओमेगा टी। वही कैलकुलेशन फिर एक बार हम लोग रिपीट कर रहे होंगे, पाई डिवाइडेड बाई 180। थोड़ा सा मैं यहाँ टाइम पास नहीं करता हूँ, जल्दी से बातों को लिखता हूँ। 2 पाई डिवाइडेड बाई 24। 24 क्यों आया ये अब ना पूछे मुझसे। 24 इसलिए आया क्योंकि गिवन सर्कमस्टेंसेस में टाइम पीरियड हमें 24 सेकेंड्स बताया गया है। तो 7.5 के अकॉर्डिंगली अगर मैं सॉल्यूशन बनाता हूं तो 0.5 सेकेंड मेरा आंसर आता है 7.5 डिग्री के हिसाब से। सही है, कर चुके हैं ये काम। Yes, sir. तो जैसे ही 0.5 सेकंड होंगे ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को क्या करेंगे, Cross. क्रॉस करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में बताया ना, ये देखिए यहाँ पहले क्रॉस करेंगे। अब जाहिर बात है पहले क्रॉसिंग ही होगी जल्दी से,
Yes. तो द पार्टिकल विल क्रॉस ईच अदर, तो हम यहां लिखेंगे इसका आंसर फॉर क्रॉसिंग। अब और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़े ना आगे, खत्म कर देना इसको। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ये देखना है कि ये पार्टिकल मैक्सिमम सेपरेशन पर कब जाते हैं। तो ये अपना प्रोजेक्शन लाइन हो गया, ये रेफरेंस के लिए क्वाड्रेंट, ताकि कैलकुलेशन हमें समझ में आ जाए। अब ये पार्टिकल इसी तरीके से घूमते गए घूमते गए घूमते गए घूमते गए, क्योंकि हम जानते हैं कि इन कंटिन्यूएशन जो है, ये वाला पार्टिकल अपनी जर्नी इस डायरेक्शन में कंटिन्यू कर रहा है और ये वाला पार्टिकल अपनी जर्नी इस डायरेक्शन में कंटिन्यू कर रहा है। अब ये घूमते गए, एक इधर पहुंचा और एक इधर पहुंचा, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ऐसी आ गई। ये पार्टिकल आगे इधर जाने वाला है और ये पार्टिकल आगे इधर जाने वाला है, बट ये याद रखना ये 2 डैश है और ये 1 डैश। नहीं उल्टा कर दिया। 1 dash or 2. 1 dash और 2 dash. हाँ, ये जो है ये नीचे वाला 2 डैश है और ये ऊपर वाला 1 डैश है। अब मुझे आप एक बात बताएं कि इफ आई ज्वाइन दिस एंड दिस, व्हाट दिस टोटल एंगल हैज टू बी? 105. 05. हाफ ऑफ इट 52.5. 52.5। अब जो अपना 1 वाला पार्टिकल था ना, मैं रेफरेंस दोबारा बना दूं, वो इधर था, करस्पॉन्डिंग एंगल इसका 30 था। अब ये जो एंगल यहां बन रहा है ये 52.5 है, तो ये कितना बन रहा है? 37.5. वेरी गुड। तो हमारा 1 नंबर का पार्टिकल बेटा मूव करके यहां से लेट मी मेक इट अ ब्लू लाइन, यहां से यहां तक आया। बताओ कितना एंगल लिया? 60 plus 37.5. शाबाश, क्योंकि ये एंगल बेटा हो गया इसका 60 और फिर आगे का 37.5, तो ये टोटल जो इसने मोशन किया, जो टोटल इसने एंगल टर्न किया, वो 60 प्लस 37.5 किया। तो टोटल एंगल हो गया 97.5 डिग्री। कैलकुलेशन में प्रोसीड करते हैं, थीटा हटा करके लिखा जाएगा ओमेगा टी इज इक्वल टू 97.5। यहाँ पे बिना टाइम पास के अगर मैं कंटिन्यू करता हूं तो 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू 97.5 इंटू रेडियन में करना है, इसलिए पाई बाई 180, 2 पाई बाई ये हो गया 24 क्यों आया मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, टाइम पीरियड 24 सेकंड दिया गया है हमको। अगर हम ये कैलकुलेशन पूरा कर लेते हैं तो टाइम का आंसर आएगा हमारा 6.5 सेकंड, जिसे हमें बहुत क्लियरली समझना होगा ये किसके लिए है। Separation. Maximum separation. ये है फॉर मैक्सिमम सेपरेशन, दैट्स इट। तो ऐसे कैलकुलेशंस किए जाते हैं। आ रही है ना बात समझ में आपके? Yes, sir. ओके, एक और ले लें छोटा सा क्वेश्चन फिर रुक जाते हैं। Yes. बिल्कुल एक 5 मिनट का, ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा मैं आपका। इस तरीके का एक मोशन हमें दिखाया गया है और फिर हमसे ये कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ मोशंस जो हैं वो ऐसी हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 और ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5। पी को जब टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे देखा गया, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारा हम ऑब्जर्वेशन कब कर रहे हैं? जब टाइम टी 0 है। तो पी हमें कहाँ दिखा? A by root 2. ए बाई रूट 2 पे। और जब क्यू को देखा गया तो ये हमें दिखा √3 ए बाई 2 पे, और केयरफुली लिखूंगा तो माइनस में, क्योंकि ये मीन है तो ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि भाई 5 1 5 2 में डिफरेंस क्या है। देखो P के लिए मुझे कोई ज्यादा खास काम नहीं करना है। अगर मैंने XP लिखा तो मैथमेटिकली भी अगर मैं चलो आपको समझा दूं तो ओमेगा टी प्लस 5 XP की वैल्यू मुझे मेंशन करनी है a बाई रूट 2 इज इक्वल टू a
साइन 0 प्लस फाइव 1। कोई बताएगा मैंने साइन 0 क्यों लिखा? t is equal to 0. हाँ शाबाश, टाइम t 0 है ना, इनिशियल इंस्टेंट है बिल्कुल शुरुआत में। तो a कट गया और a फैक्टर कटने से मुझे मिला साइन ऑफ फाइव 1 इज इक्वल टू 1/√, यानी कि ये वैल्यू आ गई π/4। चलो इसमें तो मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था, ये तो देखते ही पता चलता है मुझे π/4 है। यस अब उसी तरीके से q के लिए करना है, तो जब xq की इक्वेशन बेटा मैं मेंशन करता हूं, वैसे ये भी देखकर ही मैं बोल सकता हूं डायरेक्ट ओमेगा टी प्लस π2, लेकिन चलो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए -√3a/2 इज इक्वल टू a cos 0 प्लस π/2। ये भी वही बात है कि हम इसको इनिशियल टाइम इंस्टेंट पर कैलकुलेट कर रहे हैं। ए फैक्टर यहां से कट गया, तो ये मैं समझता हूं मुझे मिला cos ऑफ phi2 इज इक्वल टू √3/2। तो ये 150 डिग्री होता है। 150 डिग्री नेगेटिव वैल्यू जो आएगी ना, माइनस वाली वैल्यू, 90 से बड़े वाले एंगल पे आएगी इसकी cos की। cos 90 तो 0 हो जाएगा, 0 के बाद जो नेगेटिव वैल्यूज आएंगी वो 90 से बड़ा एंगल आएगा। यस सर। तो 150 डिग्री का मतलब हो गया 5π/6। अब ये देख के भी समझ में आता है, ऐसे भी मैं बोल सकता हूं कि ये 45 पे है और ये 150 पे है। 150 में कैसे बोलूंगा जरा सोचो। 90 plus 6 90 प्लस 60 60 60 ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं। ऑन द अदर साइड भी मैं बराबर वही बोल सकता हूँ 150 डिग्री नेगेटिव साइड के हिसाब से। चलिए बैन मैथमेटिकली हमने इवैल्यूएट तो कर लिया, अब हमें डिफरेंस निकालना है phi1 minus phi2। सो इफ आई रियली वांट टू गेट एन आंसर फॉर phi1 minus phi2 इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, तो phi1 minus phi2 विल बी इक्वल टू ये π/4 माइनस 5π/6। 5/2 π/2 आएगा, कमाल करते हो। यस, कॉमन एलसीएम इसका हो गया 12, 3π माइनस 10π माइनस में 7π/12, ये आंसर है इसका। ठीक है, और अगर हम इसे मैग्नीट्यूड में लिखना चाहते हैं phi1 minus phi2, आंसर आएगा 7π/2। गड़बड़ नहीं करेंगे गर्ल्स, ये जो 2-3 आंसर देते रहते हैं ना, बहुत गड़बड़ करते हैं, तुम्हारी मेहनत करके वेस्ट हो जाएगा टाइम पूरा। क्या मतलब है गलत आंसर देने में, क्या मतलब है बोलो मुझे आप। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूं कि आंसर ना दें, आंसर दें, बट यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ। और इतना भी एकदम ही ईस्ट और वेस्ट का आंसर ना देना भाई, ईस्ट आंसर इधर का पूछ रहे हैं उधर दे रहे हैं, ऐसे नहीं हो। चलिए आज के लिए इतना काफी है, फिर रुक जाए।